नमस्कार. या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी प्रसाद काथे. कार्यक्रमाचं नाव आहे एकमेका सहाय्य करू. आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की भारताचं ऑपरेशन गंगा हे मिशन कार्यरत आहे. त्या निमित्तानं हा कार्यक्रम, हा चर्चात्मक कार्यक्रम आपण करतो आहोत. ऑपरेशन गंगाच्या निमित्तानं भारताबाहेर आणि त्यात सुद्धा खास करून युद्धभूमीमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना, ज्यात विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आहेत, त्यांना भारतामध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. युक्रेनच्या आसपास असलेल्या देशांमध्ये 4 भारतीय मंत्री तैनात केले. त्यांनी युक्रेनच्या आसपासच्या देशामध्ये तळ ठोकलाय आणि तिथून ते भारतीय नागरिकांना सुखरूप मायदेशी पाठवतात. ही मोहीम म्हणावं तितकी, वाटते तितकी सोपी निश्चित नाही. युद्धभूमीच्या आसपास पोहोचून तिथे असलेल्या भारतीय नागरिकांना घेणं, त्यांची ओळख पटवणं, त्यांना भारतापर्यंत सुखरूप आणणं हे जिकिरीचं काम आहे. कारण यात धोका आहे, जबाबदारी आहे आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचं आहे ते माणुसकीचं भान. या निमित्तानं माणुसकीचं भान दाखवणारी एक घटना पोलंडमध्ये घडली आहे आणि या पोलंडच्या सहकार्यानं भारतीय नागरिकांना भारतापर्यंत पोहोचवण्याचे जे प्रयत्न झाले ते चर्चेत आलेले आहेत. नक्की तिथली परिस्थिती काय आहे आणि पोलंड हा भारतातल्या लोकांना परतण्यासाठी खरंच मदत करतोय का? इतकंच नाही तर पोलंडमधलं मदत कार्य हे किती जोखमीचं आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण थेट पोलंडमधल्या व्यक्तींशी संपर्क करणार आहोत. भारतातला शारदा ग्रुप हा पोलंडमधल्या मदतीच्यासाठी अग्रसर आहे. पोलंडमधल्या भारतीय दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांनी शारदा ग्रुपच्या मदतीनं हे कार्य राबवलेलं आहे. त्यासाठी शारदा ग्रुपचे पोलंडमधले अधिकारी कर्मचारी सक्रिय आहेत आणि त्यांना भारतातून सुद्धा शारदा ग्रुपच्या वतीनं अधिक सहकार्य दिलं जात आहे. पोलंडमधल्या एका धर्मशाळेमध्ये किंवा ज्याला आपण मदत कार्यासाठी निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बिछाने टाकलेले फोटो आपण पाहिले. त्याचबरोबर पोलंडमध्ये जेवणाची सोय भारतीयांच्यासाठी कशी केली होती त्याचे फोटो आपण पाहिले. हे सगळे फोटो आणि हे सगळं काम ज्या शारदा ग्रुपनं केलं त्याचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत या चर्चेमध्ये जोडले गेलेले आहेत. स्वाभाविक आहे की ही मंडळी मराठी बोलू शकत नाहीत, त्यामुळे आपण त्यांच्याशी हिंदीतून संवाद साधणार आहोत आणि पोलंडमध्ये नक्की आत्ता काय घडतंय ते तर जाणून घेणारच आहोत, पण एकूणच हे मदत कार्य हे केवढं आव्हानात्मक काम होतं तेही जाणून घेणार आहोत. आज या चर्चेच्या निमित्तानं आपण या मंडळींना जोडून घेऊ. तत्पूर्वी या चर्चेचं शीर्षक सांगणं गरजेचं आहे. एकमेका सहाय्य करू, थेट पोलंडहून. या चर्चेमध्ये आपल्या सोबत अनिल मानसिंगका जोडले गेलेले आहेत. त्याचबरोबर पोलंडहून आपल्या सोबत अमित लाठ जोडले गेले आहेत. ही दोन्ही मंडळी ही शारदा ग्रुपचे प्रतिनिधी आहेत. या चर्चेमध्ये आपण त्यांना सहभागी करून घेतोय. अनिल मानसिंगका आणि आपल्या सोबत असलेल्या अमित लाठ या दोघांचेही चर्चेमध्ये स्वागत. आप दोनों का इस बातचीत में मैं स्वागत करता हूं. आणि या निमित्तानं चर्चेला पुढे नेण्यासाठी अमित जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा. आप इस समय पोलैंड में हैं, वहां की स्थिति तो जाननी ही है हमें, लेकिन ये भी आपको जरूर बताना है कि कितने दिनों से वहां पर आप राहत कार्य का काम कर रहे हैं और आपको क्या चुनौतियां महसूस हो रही है. अमित जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो आप बात करना शुरू कर दीजिएगा. आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है. आपकी आवाज ठीक से आ रही है जी. और ये जो पूरा एक्शन है ये कुछ हफ्तों से चल रहा है, बट जो स्थिति बिगड़ती जा रही है वो लास्ट 10 दिनों से है. एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एम्बेसी ऑफ इंडिया एंड यहाँ के सारे ऑफिशियल्स, इनको जो स्थिति समझ में आई वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी और काफी बच्चे जो है यूक्रेन बॉर्डर पार करके पोलैंड से आ रहे थे. इमीडिएटली जो है इंडियन कम्युनिटी इन पोलैंड, एम्बेसी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्शन लिया और सबके साथ एकजुट होकर इन बच्चों की मदद के लिए पहुंच गए. जेशुव करके एक सिटी है जो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के इधर है.
और आप सब भी जानते होंगे, सारे न्यूज चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं कि स्थिति काफी गंभीर है और जो ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनकी हालत बहुत खराब थी। बट पोलैंड में जो इंतजाम किया गया वो एब्सोल्युटली 5 स्टार फैसिलिटी है और सब बच्चों के लिए जो है रहने का खाने का पूरा बंदोबस्त किया गया और यहाँ से उनकी फ्लाइट बैक टू इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयारी की गई है और पूरी प्रिपरेशन हो गई है। और हमारे मिनिस्टर साहब और मैडम एम्बेसडर वो खुद पर्सनली ओवरलुक कर रहे हैं पूरे मैटर। जी जी, अमित जी आप जुड़े रहिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अनिल मानसिंघा जी से। अनिल जी, इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करते हुए एक चीज हमें यह भी जाननी है कि ये सारा का सारा प्रयास जो शारदा ग्रुप के द्वारा हो रहा है और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए भारत से क्या क्या मदद भेजी गई, क्योंकि पोलैंड के स्थानीय सरकार के द्वारा कोई मदद हो नहीं रही। ये बार बार बात एक एमपी ने कही, राज्यसभा की सदस्य ने कही और उसके बाद सबके कान खड़े हो गए कि आखिरकार पोलैंड में हो क्या रहा है। आप बात करेंगे अमित जी, आपका जवाब सुनना चाहेंगे हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी अपनी इंजीनियरिंग लगा दी है। अमित जी एक मिनट रुकिए, मैं अनिल जी से पूछना चाहता था। अनिल जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये निश्चित तौर पर कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है कि पोलैंड सरकार ने या पोलैंड के स्थानीय अधिकारियों ने या भारतीय अधिकारियों ने कोई मदद नहीं की। सारी मदद की एम्बेसडर खुद वहां खड़ी हैं और हर जगह खड़ी हैं, उन्होंने ही सारा काम किया है और अमित तो उनका मेन सहयोगी बनकर के साथ में जुटे हुए हैं। शारदा ग्रुप का पूरा स्टाफ जुटा हुआ है वहां पे। ऑल्दो हिंदुस्तान से हमने कोई मदद नहीं भेजी, बट हम हमारे ऑफिस का ऑपरेशन बंद करके और अमित के नेतृत्व में, अमित अपने कुछ मित्रों को, सहयोगियों को, स्टाफ को, सबको लेकर के आज 7 दिन से वहां पे बॉर्डर पे लगा हुआ है। 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा वो सोता नहीं है। दिन भर में खाना मिला तो ठीक, नहीं तो चाय कॉफी से काम चला रहा है। बट ऐसा नहीं है कि भारतीय अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया। एम्बेसडर ने, मिनिस्टर ने, एम्बेसी के दूसरे स्टाफ ने सब सहयोग कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि पोलैंड के अंदर तो ऐसी अवस्था नहीं है। यूक्रेन के बारे में मैं नहीं बता सकता, पर जितना मैं जानता हूं सबका सहयोग है वहां पे। बाकी अमित आपको ज्यादा बता सकता है इस बारे में। अनिल जी शुक्रिया इस भूमिका के लिए। हमने ये देखा खबरों में भी और सुना भी कि वहां पर जो भी व्यवस्थाएं की गई, वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से ये तमाम विद्यार्थी जो पोलैंड के जरिए भारत तक आ रहे थे, उन्हें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, यह भी खबर आई थी कि पोलैंड के कई सारे इलाकों में उन्हें रोक कर रखा गया और यह भी कोशिश हुई कि उनके साथ मारपिटाई हो, बदसलूकी हो। तो अमित जी आप बताएं, असलियत कहानी क्या है? भारतीय छात्रों के साथ वहां पर कोई क्या गैर जरूरी घटना हुई, क्यों हुई और इनके पीछे कौन लोग थे? देखिए, मैं हैशटैग पोलैंड वाज फर्स्ट टू हेल्प जी मैं हमेशा कहता हूं। और पोलैंड जो देश है, इनका जो रिलेशन है इंडिया के साथ, वो बहुत ही अच्छा रिलेशंस है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने पोलैंड गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो एब्सोल्युटली पोलैंड ने ओपन हार्टेडली उन्हें कहा कि हम हर इंडियन नागरिक को वेलकम करते हैं ओपन हार्ट के साथ में। और जो तकलीफ पाई गई स्टूडेंट्स की, वो हमने, ये जो घटनाएं हुई है वो पोलैंड साइड नहीं हुई है, ये यूक्रेन साइड के बॉर्डर पे हुई है। बट पोलैंड आने के बाद तो उन्हें रेड कारपेट दिया गया है यहाँ पर और उनको उनकी व्यवस्था जो है होटल की जो की गई है, खाने पीने का जो इंतजाम था, वो एब्सोल्युटली ए ग्रेड था। अमित जी आपका जवाब पहुंचा। एक और सवाल छोटा सा यह भी होगा कि जो छात्र परेशानी का सामना कर रहे थे, आप कह रहे थे कि वो दूसरे इलाके में थे, क्या आपके पास ये कोई सूचना है कि इन छात्रों को वहां परेशानी क्यों हुई? देखिए, सिचुएशन बहुत गंभीर है। जैसे अब हम सभी जानते हैं कि वॉर का टाइम है और हर जन जो है देश से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो बॉर्डर पे जो है लाखों लोग पहुंच गए हैं जिनको क्रॉस करना था और कुछ लोगों ने, अलग अलग देशों के लोगों ने मारा पीटी की वहां पर। अब जो बॉर्डर गार्ड्स काफी परेशान हो गए, उन्होंने फिर गंदा सलूक करना चालू किया लोगों के साथ में। और जो हमें न्यूज मिली अभी लेटेस्ट कि कुछ लोगों ने इवन ये प्रोटेस्ट किया कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टूडेंट्स को जाने दे रहे हैं और हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने और रक्स और हंगामा क्रिएट किया। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा और प्रेशर लगाया गवर्नमेंट जी यूक्रेन में और ऑफिशियल्स को।
बिल्कुल अमित जी, एक और इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल आप ही से होगा। स्वाभाविक है अनिल जी, आप बुरा ना माने, क्योंकि चूंकि अमित जी इस समय पोलैंड में हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवाल उनसे हो रहे हैं। जनरल वी के सिंह वहां पर पहुंचे। जनरल वी के सिंह कब पहुंचे? पोलैंड के अधिकारियों ने क्या उस समय भारत के द्वारा भेजे गए इस प्रतिनिधि का सही रूप से स्वागत किया, और क्या सकारात्मक तरीके से पोलैंड के जरिए भारत आने तक का रास्ता आसानी से खुल गया था? अमित जी। एब्सोल्युटली, जनरल साहब यहाँ पहुंचे हैं और हम सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया का रिलेशन जो है पोलैंड से बहुत ज्यादा अच्छा है। और जनरल साहब के आने के बाद जो है काफी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है। और वो पर्सनली ओवरलुक कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जनरल साहब 22 घंटा काम कर रहे हैं दिन के, क्योंकि मैं उनके हर लोकेशन पे देखता हूँ। वो बॉर्डर पे, एवरी बॉर्डर ही इज गॉन पर्सनली, और नॉट ओनली बॉर्डर बट हर जगह पे जो फैसिलिटीज है, 4 फैसिलिटीज है यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने तैयार की है, और जनरल साहब पर्सनली ओवरलुक कर रहे हैं और हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, इस पूरी की पूरी आपकी कोशिश के लिए बिल्कुल ही दाद देनी पड़ेगी। अनिल जी, आपका सवाल, आपके लिए अगला सवाल मेरा यह रहेगा कि भारत की सरकार की तरफ से ये सारी जो कोशिशें हुई वो यूक्रेन के आसपास के देशों में हुई। क्या आपने जब ये पेशकश की कि आप मदद करना चाहते हैं, मतलब मसलन सवाल ये जरूर है, क्या भारत सरकार ने आपको चुना है या आपने खुद होकर कोशिश की कि हम मदद करना चाहते हैं, पोलैंड में हम आगे आना चाहते हैं? अनिल जी। नहीं, ये तो हमारा खुद का ही एंथुसिज्म था। अमित का खुद का, मेरी अमित की बात हुई और हम लोगों का खुद ही था कि भी एम्बेसी ने अगर बोला है तो हमें वहां जाना है बॉर्डर पे, और अकेले नहीं जाना है, सबको लेके जाना है, स्टाफ को लेके जाना है, और जितनी मदद है वो हमें करनी है। बिल्कुल अनिल जी, आपने अपने तरफ से ये कोशिश की और इस पहल के लिए भी आपको धन्यवाद। एक पोलैंड के मसले से जुड़ा हुआ सवाल अमित जी से मेरा है। अमित जी, जब वहां पर छात्र पहुंचे, वो लंबे इलाके से आए थे, हमें यह भी पता चला कि आप भी छात्रों को ढूंढने के लिए 30-40 किलोमीटर पोलैंड के अंदर तक चले गए। ये पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ? आपको इतना अंदर जाने तक की जरूरत क्यों पड़ी? आपको छात्रों को ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? आप छात्रों को लेकर किस जगह आए? वहां पे क्या क्या सुविधाएं आपने दी? क्या उनका मेडिकल चेकअप हुआ है? क्या उनके रहने खाने का इंतजाम आपने कराया था? क्योंकि ये तमाम वो सवाल है जो साधारण भारतीय के मन में हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पोलैंड यूक्रेन से शेयर करता है 7 बॉर्डर। अब 7 बॉर्डर में कौन से बॉर्डर पे बच्चे आ रहे हैं वो किसी को भी नहीं मालूम है। हाँ, तो सारी की सारी टीम डिप्लॉय हो गई अलग अलग बॉर्डर्स पे, जो कि ये बच्चे जब आएंगे तो उनको सारी सुविधा रहे, अपनी बसेस खड़ी रहे और उनको पानी वानी मिले, खाने का कुछ मिले, और इमीडिएटली उन्हें होटल लाके, और मेडिकल फैसिलिटीज थी यहाँ पर। करीब 25 डॉक्टर थे जिन्होंने इमीडिएटली उनका चेकअप किया, अगर करना था उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, और उसके बाद वो उनको कंफर्टेबली ठहराया गया। नाउ बात रही उन छात्रों को ढूंढने की, जैसे कुछ छात्रों के फोन आए हमें कि हम ये लोकेशन पे हैं और हम बसें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो यू विल नॉट बिलीव कि बस सारी की सारी जो टीम है यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस में डिप्लॉय हुई और वो छात्रों को मदद करके बसों में बिठा के लेके आ गए होटल। अमित जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए, अमित जी, अगला सवाल यह है, भारत में यह सुनाई दे रहा है कि भारत ने इन तमाम छात्रों को समय पर भारत में वापस नहीं लाया। मैं 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल यह, क्या भारत ने सचमुच देरी की या भारत समय समय पर इन छात्रों को आगाह कर रहा था कि आप कृपया यूक्रेन से निकल जाइए? दूसरा सवाल, क्या भारत जितनी कोशिश आपको किसी और देश की दिखी कि वो अपने अपने नागरिकों को युद्ध भूमि से सही समय पर और तेजी से निकालकर अपने देश, अपनी मिट्टी तक ले जा रहा है? दोनों सवालों के जवाब आपको देने हैं। दोनों सवालों के जवाब देता हूं मैं आपको। पहला तो मेरा जो आंसर है इस पे कि क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन में वो टाइम पे हम सब है ना, हमारा दिमाग एक ही चीज में चल रहा था कि 30,000, 40,000 या 1 लाख की टिकट है तो हम हमारे बच्चों को इंडिया नहीं लेके आएंगे। आज तो लोग लाखों रुपया खर्चा करने के तैयार हैं कि भी उनके बच्चे वापस घर आ जावे। सेकेंड थिंग, बात रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो टाइमली हेल्प की है इन्हें। इट इज अनबिलीवेबल, सारी के सारे एफर्ट जो है लगा दिए गए, सारी की सारी ताकत झोंक दी गई है इन बच्चों को यहाँ से निकालने की, और आप देख रहे हैं उनके रिजल्ट्स। पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी, हर डायरेक्शन से बच्चे जो है
दुनिया भर की फ्लाइटें जो चल रही है, चार्टर फ्लाइट्स आ रही है, वेदर इट इज इंडिगो या फिर इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइटें हैं, वो एब्सोल्युटली बच्चों को प्रायोरिटी में बिठा के और वापस अपने देश लेके जा रही है। बिल्कुल अनिल जी, अगला सवाल आपके लिए। आप जब छात्र पहुंच रहे हैं भारत, क्या तब उनके साथ सहयोग के लिए किसी और तरीके से कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जब इंडिया पहुंच रहे हैं तो इंडिया के हर फ्लाइट के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर जाके उनको वेलकम कर रहा है। तो यहाँ आने के बाद तो न तो उनको कोई सहायता की जरूरत है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि उनको, जब अपनी वतन अपनी मिट्टी आ गए, तो उनको किसी धन की यहाँ आवश्यकता नहीं। हम वहां हैं जहां उनको जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आप वहां हैं जहां छात्रों को इस समय किसी ना किसी मदद की जरूरत है। अमित जी, चर्चा के लिए समय की मर्यादा है, चलते चलते आखिरी पड़ाव में आपसे ये जानेंगे, अन्य देशों का रुख क्या है उन तमाम छात्रों के प्रति या उन तमाम नागरिकों के प्रति जो उनके नागरिक इस समय युद्ध भूमि पर फंसे हुए हैं? आप स्पष्ट रूप से क्या भारत की भूमिका और साथ ही साथ अन्य देशों की अपने नागरिकों की भूमिका में भेद देख रहे हैं? देखिए, हम तो एज ए इंडियन गवर्नमेंट को जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है पोलैंड में भी, कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि वो इतनी दूर बैठ के और यहाँ पर उन्होंने अपने मिनिस्टर और अपने ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को भेज के, और जो तेजी से काम चल रहा है, वो कोई सोच भी नहीं सकता है कि दे आर ऑल सरप्राइज, मतलब कि रियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपकी गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है अपने देश के प्रति और अपने देश के नागरिकों के प्रति। बिल्कुल अमित जी। अमित जी, अगला सवाल यह है कि और कितने बच्चे इस समय पोलैंड के जरिए भारत में आने बचे हैं, और क्या पोलैंड ही एक इस समय बहुत सुचारू रूप से चलने वाली लाइन है भारत तक पहुंचने के लिए? देखिए, एज हम सब जानते हैं, यूक्रेन काफी बड़ा है और यूक्रेन का जो शेयर करते हैं बॉर्डर्स, वो अलग अलग देशों से करते हैं। पोलैंड हो गया, रोमेनिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया और हंगरी हो गया। तो बच्चों को जो जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो वहां से एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो पोलैंड साइड आ रहे हैं वो हमें इंटीमेट कर रहे हैं, तो ऑफिशियल्स उन्हें रिसीव करके प्रॉपर वे में यहाँ लेके आ रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, एक और बात भी जरूर आपसे पूछेंगे। कहा यह गया, देखा भी ये गया कि जो छात्र आए उन्हें केंद्र सरकार के समर्थन में नारे लगाने के लिए कहा गया। क्या ऐसा कुछ आपके आसपास हुआ है? और जो छात्र आ रहे थे वो पहले से अगर पीड़ित थे, तो क्या उनके साथ, उनके लिए, उनके सामने ऐसी कोई मतलब नई चुनौती खड़ी करने की जरूरत थी? ये आप ही के यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मैं नहीं जानता ये सब बारे में, और मैंने सुना भी नहीं है। और उनकी तरफ से जितना संभव है वो निश्चित रूप से वो सारी सहायता, उनकी सहायता के बिना तो आप बॉर्डर क्रॉस करके आप बिना वीजा के आप लेके ही कैसे आओगे? आप ये भी समझिए कि जब तक पोलैंड सरकार नहीं चाहेगी तो कोई भी बच्चा इस बॉर्डर में आएगा कैसे? तो निश्चित रूप से उनकी तो सहायता है ही, उनका तो ओपन हार्टेडली सहयोग है ही। तो ये तो संभव ही नहीं कहना कि पोलैंड सरकार सहयोग नहीं कर रही है। और एक पहले जो सवाल आपने अमित जी से पूछा था, मैंने जितने वीडियो देखे उसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम इसी के नारे लगाए गए हैं। कहीं भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी जी की जय हो ऐसा नारा मैंने नहीं सुना है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कई वीडियो शेयर कर सकता हूं जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम, तो ये तो एक देश प्रति है, इसमें किसी सरकार के प्रति कहीं भी नारा नहीं लगवाया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पोलैंड में रहकर मदद की अमित जी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में भी आपकी मदत जारी रहेगी और हम उसके लिए आपको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। या दोन्ही मान्यवरांशी आपण चर्चा केली आणि या निमित्तानं आपला हा प्रयत्न होता की ऑपरेशन गंगा नक्की परदेशात कसं चाललंय, या ऑपरेशन गंगा या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं परदेशात मदत कार्य करताना काय आव्हानं येत आहेत, स्थानिक सरकार, त्यात सुद्धा आपण चर्चा आता पोलंडमधून उपस्थित असलेल्या आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर, मान्यवरांबरोबर केली। त्यानिमित्तानं पोलंडच्या सरकारनं किती मदत केली तेही आपण जाणून घेतलं। आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून परदेशातून आपत्तीजनक आव्हानात्मक स्थितीतून परत भारतात मायदेशी परत येणं, लोकांना परत आणणं, हे किती आव्हानात्मक असतं ते आपल्या समोर आणण्याचा हा एक आमचा छोटासा प्रयत्न। या चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल दोन्ही मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार। या चर्चेमध्ये तूर्तास इतकंच। सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र।